जोहार, नमस्कार। बीच बहस में अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं और कई बार आपके साथ रूबरू होते हैं हम बहुत सारे स्कीम्स लेकर के जो वेलफेयर के गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, इसलिए कि सरकार यह मुहिम चला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वावलंबी बने, नौकरी नहीं तलाशें। अब तो पढ़ाई लिखाई भी उसी हिसाब से तय हो रही है। जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में नौकरी खोजने के बजाय स्वावलंबी होने की बात है। और स्वावलंबन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है कि पूंजी चाहिए। बिना पूंजी के कोई उद्योग, कोई धंधा हो नहीं सकता है। उद्योग धंधे के लिए पूंजी कहाँ से आएगी? तो जब इमरजेंसी के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस राष्ट्रीयकरण के पीछे मकसद यही था कि बैंक सबके पास पहुंचे। और अब है कि हर आदमी इसके लिए एलिजिबल हो सके कि वो अगर चाहता है कि अपना स्वरोजगार शुरू कर सके, अपनी जीविका के लिए कुछ काम कर सके, तो उसके लिए भी बैंक से मदद मिले। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस तरह की योजना चला रखी है जिसका नाम है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इसमें सर्विस सेक्टर्स भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में बीच बहस में आज चर्चा करेंगे। बीच बहस में हमारा मकसद यह होता है कि हम आपको यह बता सकें कि आपके लिए योजनाएं क्या हैं, कौन लाभुक हो सकता है और कौन कैसे ले सकता है, किस प्रकार से ले सकता है, और अगर बगैर डिफॉल्टर हुए वो काम कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है, उसको क्या मदद मिलेगी। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं SLBC के चेयरमैन सुबोध कुमार, जो AGM है बैंक ऑफ इंडिया का। स्वागत है आपका। हमारे साथ है रविशंकर झा जी, जो AGM है बैंक ऑफ इंडिया में। आपका भी स्वागत है। क्रेडिट देखते हैं। और हमारे साथ है राकेश कुमार जी, ग्रामीण बैंक में सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं। आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार, सबको जोहार। एक तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सुबोध जी कि MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इसमें कौन लोग समाहित होते हैं? हमको लगता है कि लगभग बड़ी जमात जो है, जो कि स्वावलंबी होना चाहती है, वो इसी में समा सकती है। क्या है या MSME, जब MSME एक्ट 2006 में बना तब से इसका दायरा बहुत ही व्यापक बनाया गया है। उसके बाद से कई बार इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। अभी बेसिकली दो चीज़ों पे MSME का कैटेगराइजेशन किया गया है। एक है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा है टर्नओवर मेथड। तो अगर सूक्ष्म कैटेगरी के लिए, जिसमें वैसे उद्योग इकाई आते हैं जिसमें कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। दूसरी कैटेगरी आती है आपको लघु उद्योग में गिनती के लिए, जिसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ होना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी आती है मध्यम उद्योग का, जिसमें 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 250 करोड़ तक उसका टर्नओवर होना चाहिए। इसके ऊपर लार्ज कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें अभी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर सभी को इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए जितने भी रोजगार से संबंधित है तो उसमें काफ़ी दायरा इसका बढ़ा दिया गया है। लगभग सारी योजनाएं काफ़ी जो व्यवसाय से जुड़ी हुई है इसके अंदर कवर अप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी में MSME का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे GDP में भी 35 से 40% का योगदान MSME का रहता है। एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा स्थान है। इसीलिए सरकार दिन प्रतिदिन नए जो भी जरूरत की लोगों की ज़रूरत होती है उसके अनुसार से इसमें सुधार भी ला रही है। साथ ही नए नए स्कीम्स भी आए हैं। जैसा कि हमारी चर्चा चलेगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा और जानकारी हम लेंगे कि एक्ट बनाने का मकसद क्या था? एक्ट बनाने से क्या फ़र्क पड़ा? पहले तो बिना एक्ट के ही चलता था, जो बैंक को अपना लगता था कि हाँ एलिजिबल है तो हम देंगे। एक्ट क्यों बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अब पहले क्या था कि पहले सिंपल एक इन्वेस्टमेंट के तरीके पे ही था, जिससे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी कैटेगराइजेशन करने में। तो एक्ट बनाने से कम इस सेगमेंट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको कम से कम एक पहचान मिली, एक रूप मिला है। और बैंकों को भी इसमें करने में आसानी होती है। साथ ही सरकार को भी योजनाएं बनाने में भी आसानी होती है।
और लोगों को कैसे हम कवर अप कर सकते हैं, इसके लिए भी योजना बनाने में आसानी होती है। तो इसीलिए एक्ट के माध्यम से क्या, इसमें तो सरकार ने मंत्रालय ही अलग से बना दिया है जिससे कि सारी समस्याओं का निराकरण एक जगह से हो सके। इसके लिए कई स्कीम्स भी बनाए गए हैं। अभी तो इसमें उद्यम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो भी एमएसएमई के तहत लोन लेना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ताकि इससे सरकार जानेगी कि कितने लोग इसके अंदर रोजगार के तहत कवर्ड है, ताकि और किस किस सेगमेंट में है, ताकि उनके लिए एक व्यापक योजनाएं बना सके। सरकार को भी मदद मिलेगी कि कौन सेगमेंट में कितने लोग हैं, अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं तो कितने लोग प्रभावित होंगे। तो एक्ट बनाने से इसमें बहुत सुधार भी हुआ है और इस क्षेत्र को एक पहचान मिली है और इसमें बहुत व्यापक सुधार हुए हैं और काफी अच्छी प्रगति हुई है। रविशंकर जी, ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन का क्या, कैसे फॉर्मेलिटी उसकी कहाँ से पूरी करनी है? एक तो है कि जो क्या बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर आइए, बैंक में आके कराना पड़ता है या अपने मोबाइल में करना पड़ता है? क्या है कि रजिस्ट्रेशन में हमेशा ये होता है कि बहुत दुरूह प्रक्रिया होती है। अब तो सर सिंपल, बहुत ही सिंपल कर दिया गया प्रक्रिया। अब आपको सिर्फ वो पोर्टल में जाके आप मोबाइल के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपको पैन का भी जरूरत नहीं है। आप अपने सिर्फ आधार से आप उसको एनरोल कर सकते हैं। अपना डिटेल, कुछ डिटेल देना होता है, कुछ केवाईसी रिलेटेड डिटेल्स होते हैं, क्या काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। आपको 2 OTP आता है जो आधार रिलेटेड, आधार से लिंक्ड आपका जो मोबाइल है उसमें एक OTP आएगा। जो बोरोवर है या जो कस्टमर है वो चाहते हैं कि मेरा एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बने, तो वो डिटेल देने पे एक OTP आएगा। OTP देने पे वेरिफिकेशन होता है और फिर वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए कोई केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो बैंक भी आ जाएं तो वहाँ पर भी बैंक के स्टाफ उनको मदद कर सकते हैं कैसे ये जनरेट कर सकते हैं। आपने बताया कि सिर्फ आधार जरूरी है, लेकिन बैंक्स में पैन के बगैर तो आजकल खाते खोलने भी मुश्किल हो जाती है। तो वो पैन जो आपने कहा, तो पैन तो लिंक भी है। बिल्कुल, आमतौर पर आधार के साथ पैन लिंक है, इसलिए कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न लेना है तो उसके लिए मस्ट है कि उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ये चीज मैंने बताया सर, जो पैन उन लोगों के लिए जिनके पास पैन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो लोग भी अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं। बाद में अपना पैन का जो प्रक्रिया, जिनके पास पैन है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रोपराइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, लिमिटेड लायबिलिटी हो, चाहे आपका ये कंपनीज वगैरह हो, तो उसके लिए पैन नेसेसरी है सर। मेरी जानकारी में जो बैंकिंग सेक्टर है खासकर झारखंड में, सबसे ज्यादा शाखाएं आपकी हैं सर, बैंक ऑफ इंडिया की। बिल्कुल। तो क्या पिछले अगर 5-10 सालों में देखें, लगातार कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, खासकर के एमएसएमई में, कुछ बताएंगे क्या? हमारे एमएसएमई सेक्टर में और किस तरह की डिमांड्स हैं, माने किस तरह का लोग काम चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्टिव यूनिट खड़ा करना चाहते हैं, वो कुछ है? झारखंड में स्थिति ऐसी है जहां पर, झारखंड में स्थिति ऐसी है जहां पर माइक्रो यूनिट्स को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग वैसे लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। वैसे लोग ही ज़्यादा यहाँ पर अपने बैंक को अप्रोच करते हैं ताकि वो अपने उद्यम को बढ़ा सकें। यहाँ पर जो स्मॉल सेक्टर के हैं चाहे मीडियम सेक्टर के हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। 1 करोड़ की जो सीमा आपने तय की है, तो आमतौर पर जो बैंक से लोन लेने वाले आते हैं वो उससे कम मांगते हैं या 1 करोड़ ही मांगते हैं? क्या है सर्विस सेक्टर या प्रोडक्शन सेंटर, किसी में अगर जाएं सेक्टर में, कौन सा वो आपको लगता है? नहीं, ये कोई बाध्य नहीं है। नहीं, बाध्यता तो नहीं है, अंदाज हम जानना चाहते हैं लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। वो तो जिस तरह से कोई भी ये अप्रोच करते हैं हमारे पास, कोई बैंक में आए तो ये लोग देखते हैं कि वो अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आते हैं। अच्छा, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे पता चलता है कि उनका रिक्वायरमेंट कितना है। अगर रिक्वायरमेंट 1 करोड़ के ऊपर है तो वो स्मॉल सेक्टर में आते हैं, कम है तो इसमें माइक्रो में आ जाते हैं। और ये जो आपने एक टर्नओवर बताया, ये टर्नओवर क्या है? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि टर्नओवर से क्या तात्पर्य है? 1 करोड़ से 5 करोड़ ये 1 करोड़ से हो और 5 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर का मतलब है कि 1 साल में आपने कितना सेल किया। कोई भी आप 1 करोड़ अगर आप दे रहे हैं तो उससे उम्मीद कर रहे हैं कि 5 करोड़ तक वो साल भर में ले जाएगा। जो रिपोर्ट आपके पास लेकर के आ रहा है, उस रिपोर्ट में ये चीज होनी चाहिए।
नहीं उनके बैलेंस शीट में ये पता चलता है कि नहीं, बैलेंस शीट तो बाद financial- में आएगा ना आपका, बैलेंस शीट तो बाद में आएगा। अभी तो वो जो आपके रिपोर्ट लेके पहुंच रहा है, जो आप कह रहे हैं कि एक बनवा करके पहुंच रहा है, तो उसमें उसको हाँ नहीं, एक मैं इसमें थोड़ा सा जी, जी। ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने अच्छी बात कही, उसको मैं फर्दर बढ़ाना जी, चाहता जी। हूँ कि शुरुआती में जो भी लोन लेने आते हैं तो वो अपना एक प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक। उसमें प्रोजेक्शंस होता है। हाँ हाँ तो वो बनाते हैं कि उसमें मशीन के लिए कितने लोन हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ। तो उसके लिए टर्म लोन होगा, हाँ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पे डिसाइड होता है। हाँ, तो अगर उन्होंने प्रोजेक्शन किया है, उसी अनुसार उसका फार्मूला है, उसी हिसाब से उनको मिलेगा। सपोज 100 रुपये का उन्होंने टर्नओवर किया है तो उसको 20 से 25 रुपये का ही वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। तो इस प्रकार से वर्किंग कैपिटल का निर्धारण प्रोजेक्शन के बेसिस पे होता है। आपने सही बताया कि 1 साल के बाद जब उसकी बैलेंस शीट बनेगी तो फिर उसका लिमिट में इन्हेंसमेंट की जरूरत है या रिडक्शन की जरूरत है, तो इस पे फिर बाद में उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको बढ़ाया जाता है। एक बात और महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा कि ये जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीन में, कोई जरूरी नहीं कि 1 करोड़ का हमसे लोन ले, हो सकता है उसके मशीनरी में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन हमसे वो 50 लाख ही मशीनरी के लिए ले रहा है, तभी भी वो और माइक्रो पूंजी की में व्यवस्था नहीं, अपना कर रहा है। हाँ तो माइक्रो में नहीं, वो स्मॉल में क्लासिफाई होगा। अच्छा अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं कि हमसे वो लोन ही लिया हो, वो हो सकता है कि 1 रुपया भी हमसे मशीनरीज के लिए ना ले, लेकिन अगर उसके मशीनरीज अगर 5 करोड़ का लगा हुआ है पहले से, हमसे वर्किंग कैपिटल वो मांगने आता है, मान लिया 1 करोड़ 2 करोड़ का जो भी आता है मांगने के लिए, तो चूंकि उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है उसके बुक्स में, तो वो उसके आधार पे उसका क्लासिफाई होगा। सो इसलिए लोन के अमाउंट से लिंक्ड नहीं है वो इन्वेस्टमेंट और ये टर्नओवर। हो सकता है कि वो टर्नओवर 200 करोड़ का करता हो, उसकी एलिजिबिलिटी 40 करोड़ बनती हो, लेकिन हमसे वो 10 ही करोड़ मांग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, जी आपको इन लोगों को तो ज़्यादातर अर्बन लोगों से वो करना पड़ता है, मुलाकात होती है, रूबरू होते हैं। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी संख्या में शाखाएं गांव में भी है, वहाँ भी, लेकिन आप सिर्फ गांव में ही हैं। तो हमको ये देख करके पहले बड़ा ताजुब होता था कि टेम्पू बहुत चलता है आपके नाम पर, ग्रामीण बैंक ने टेम्पू दे दिया, ग्रामीण बैंक ने बस दे दी। ग्रामीण बैंक में आम तौर पर गांव के जो लोग जाते हैं अपने को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उनके पास क्या क्या विजन होता है, किस तरह से बात करते हैं और क्या क्या उनसे डिमांड रखते हैं आप कि हमको ये सारा पेपर चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में ऑपरेशन हमारा लगभग अब आज के डेट में बराबर ही है। रूरल क्षेत्र में हमारे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, वहाँ जो आप कह रहे हैं कि कस्टमर्स किस तरह से अप्रोच करते हैं बैंक में, तो कई बार नहीं, हमारा अपना अनुभव रहा है। 1977 में जी जब ये ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी, उस समय मैंने अपने गांव में, बाकी बहुत सारे, हमको लगता है 10 किलोमीटर एरिया छोड़ करके अपने गांव में लोन सैंक्शन करवाया, वहां जीएम से जा करके। जी तो वो रहा है हमारा अपना अनुभव। उन्होंने कहा कैसे छोड़ देंगे भाई, पहले यहाँ शुरू करें तब आपके यहाँ पहुंचेंगे। तो हमने बताया कि हमारे पास क्या प्रोजेक्ट है, कैसे शुरू हो सकता है, कैसे गांव के लोग आपको अप्रोच करेंगे, और सब लोग रिटर्न किया। तो ये हम जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्थिति है, इसलिए कि गांव में पहले की तुलना में अवेयरनेस बढ़ा है। नहीं, टीवी है, रेडियो है, पहले तो सिर्फ रेडियो था, अभी टीवी है, टीवी से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरे आपके स्टाफ जाते हैं, आपके एजेंसीज के लोग जाते हैं, वो समझाते हैं। अवेयरनेस बिल्कुल बढ़ा है जी। उसके कई माध्यम है जिसमें बैंक का भी बहुत योगदान रहता है। बैंक, हमारा ग्रामीण बैंक हो या बाकी बैंक जो शाखाएं हैं, उसका फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कराती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही बहुत सारे स्कीम्स, योजनाएं लोगों को बताते हैं, और उससे ये फर्क पड़ता है कि लोग अब जान रहे हैं और उनको फिर जिस तरह के ऋण की जरूरत होती है वो हम अप्रोच करते हैं। हम आपको थोड़ा सुविधा दे रहे हैं आगे बताने के लिए। जी। जैसे बड़े पैमाने पर मोटे चावल की मांग आई है, मड़ुआ के आटा की मांग आ रही है, सरकार भी इस तरह की कई स्कीम्स लेकर के आई जिसमें मोटे अनाज को ज़्यादा महत्व देना है। तो गांव के लोग जो इनका उत्पादन करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बनाने, मार्केटिंग करने, इस तरह के अप्रोच लेकर के आते हैं क्या? गांव में बड़े पैमाने पर अमरूद हो रहा है, नाशपाती हो रही है, केला हो रहा है बड़े पैमाने पर,
उसके लिए उनको बिजनेस करना, ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग करने के लिए वो आते हैं। किस तरह की चीज़ों के लिए आते हैं और किस तरह की चीज़ों के लिए आ सकते हैं, दोनों चीज़ें बताइए आप। ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के लिए, दोनों के लिए ही गांव में लोग आते हैं। और अभी जो ज़्यादा हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो फूड प्रोसेसिंग, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं बैंक में। और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी सरकारी योजना चल रही है, PMFME स्कीम के नाम से, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए। तो ज़्यादातर आटा, फ्लोर मिल होते हैं या फिर ऑयल का एक्सट्रैक्शन मिल के लिए रूरल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोन के लिए लोग नहीं, हमने गाड़ियां बहुत देखी हैं कि अब ट्रैक्टर पर, टेलर पर लोग लाद देते हैं मशीन को और लेके चले जाते हैं, घर घर चले जाते हैं। बिहार में भी है, झारखंड में भी है। वहां पर उसका धान कूट देते हैं, चावल निकाल देते हैं, वहीं पर उसका आटा पीस देते हैं। तो इस तरह के, लेकिन हाइपोथेटिकल किसका है, किस बैंक ने दिया, वो नहीं लिखा रहता है। इसीलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये तो प्रोसेस ही हुआ ना। अब टमाटर लोग फेंक देते हैं इसलिए कि 1 रुपये कीमत मिल रही है, तो ढो के ले जाएगा तो उससे ज्यादा महंगा। तो टमाटर का कोई यूनिट लगाने के लिए कोई आपके पास आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। पर वो जो सेगमेंट है वो फिर एग्रीकल्चरल सेगमेंट में नहीं, किसी में आए, हमको सिर्फ समझना है, अपने लोगों को समझाना है कि किस तरह से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता जी, हूँ। जैसे राकेश जी को एक बार। सर, अप्रोच करने के लिए अभी जो माध्यम है वो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें, अगर ऑनलाइन वो नहीं भी कर पाते हैं तो शाखा में जाकर भी कर सकते हैं। और जो शुरुआत में आपने कहा CSC जो सेंटर्स हैं गांव में, बहुत सारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो उनके माध्यम से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो अपने मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, आप कुछ कहें सुबोध जी। मेरे जैसा कि आपने जो मोटे अनाज के बारे में चर्चा की, तो आप जानते हैं कि भारत सरकार ने श्री अन्न के नाम से योजना चलाई है, तो मिलेट प्रोडक्शन पे जो हम लोग कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों ने नाबार्ड के साथ एक बड़ी बैठक की है और हम लोग एक बिग वे में झारखंड के लिए एक अलग से हम लोग योजना तैयार की है, जो कि बैंकों के माध्यम से हम लोग जो है कि विभिन्न प्रकार के जितने भी किसान हैं उनको बीज मुहैया कराना, और उनका जो प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, उसके प्रोसेसिंग कैसे होगी, इस पे हम लोग जो है कि कार्य करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग FPO का मदद ज़्यादा ले रहे हैं और SHG ग्रुप की महिलाओं को भी ज़्यादा ले रहे हैं, ताकि ये ग्रुप में होगा तो ये ज़्यादा सफल होगा। इंडिविजुअल लोग पैदा भी कर लेंगे तो फिर कहाँ वो बेचेंगे, फिर टेक्निकल नो हाउ नहीं है, उनको कई समस्याओं का दिक्कत होती है। इसी के लिए हम लोगों ने एक होलिस्टिक अप्रोच बनाया है, जिसपे हम लोग अगले साल इस पर काम चालू हो चुका है। जैसा कि आप बोलो टोमेटो के लिए और जो बहुत सारे फल प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत सारे ऐसे भी जो अपने झारखंड में देखिएगा ना, तभी आम का सीजन आ रहा है, सड़क पर आम बिछा रहता है, खूंटी की तरफ चले जाइए, नेतरहाट की तरफ चले जाइए, तो उसका अमोट बना सकता है, अचार बना सकता है। इसके लिए राज्य सरकार के साथ ही कल ही हम लोग की बैठक भी हुई थी। इसमें हम लोगों ने योजना में पास भी करवाया है कि मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, तो अभी सरकार हर एक जिले में एक मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट देगी थ्रू FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो आप बोल रहे हैं ना कि रास्ते पे आम है, टमाटर भी फेंके हुए रहते हैं, बहुत सारे लीची, स्ट्रॉबेरी, कुछ भी प्रोडक्शन करें तो वो जाएंगे, वो मोबाइल रहेंगे, मोबाइल वैन रहेगा, उसमें डालकर पल्प बना लिया, उसका कुछ भी चीज बना लिया और फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग करके और फिर जाकर के उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था की जा रही है जहाँ तक, ताकि वहाँ पे प्रिजर्व करके फिर आगे जो बड़े यूनिट्स को दिया जाए ताकि आगे का वो प्रोसेसिंग बन सके। तो इस पे सरकार काम कर रही है और बैंकों के माध्यम से इस पे काम तेजी से, और अभी बहुत कम दिखने को मिला, आपकी बात सही है, लेकिन इस पे इस साल हम लोग बहुत बिग वे में काम करेंगे और लोगों को हम लोग इसके बारे में अवेयर भी करेंगे और हम लोग टोकन बेसिस पे या हर एक FPO को देने जा रहे हैं, एक एक जिले में एक एक करने जा रहे हैं सब चीज़ें। राकेश जी, आप अपना अनुभव बताइए कि आपके पास लोग किस तरह के आए और क्या क्या आपने किया और किस तरह से वहाँ से पैसा आपका लौटा, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए। तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ फूड प्रोसेसिंग की। आप जो भी एग्जांपल देना चाहोगे आप पर डिपेंड करता है जी। जैसे अगर फूड प्रोसेसिंग में राइस मिल यूनिट है, अगर वो जब अप्रोच करते हैं बैंक को, तो शुरुआत में जो देखने को मिला है कि एक पहले ही वो एक सेटअप रेडी कर चुके होते हैं, एक प्रोजेक्ट
वो होता है कस्टमर का कि हम इस लेवल पे या इस तरीके से काम करेंगे, इस एरिया में काम करेंगे। उसमें जो भी उनको शुरुआती पेपर्स होते हैं वो KYC है, उनका रजिस्ट्रेशन है, और प्लेस का वो यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट वगैरह हम लोग उसमें असेस करते हैं। और जब फिनेंस का जो पार्ट आता है उसमें हम लोग ये असेस करते हैं कि उसमें जो उसकी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी वो कितने की होगी, और उसको चलाने के लिए जब प्लांट एंड मशीनरी सेटअप हो जाएगी तो उसको फिर आगे बढ़ने के लिए, चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होगी। बेस्ड ऑन दिस इस असेसमेंट पे हम लोग उसको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दो पार्ट में उसको फिनांस करते हैं। जब यूनिट रन करती है और जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी होती है, उस बेसिस उस कैश फ्लो से रिपेमेंट आता है। तो जनरली जो प्रोजेक्शन होता है उसके आसपास कहीं ना कहीं फर्म करने में सक्षम होती है, क्योंकि जो डिमांड है वो ऑलरेडी है वहाँ पे उस क्षेत्र में। तो रिपेमेंट में अभी जो मैं देखने को जो अनुभव है हमारे बैंक का, बाकी इस तरह के जो भी यूनिट्स हैं उसमें रिपेमेंट काफ़ी सही तरीके से हो रही है और लगातार वो ग्रो कर रही है। रविशंकर जी, एक तो ये जानना चाह रहे थे हम कि लगभग हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया है, हर जिले में, और लगभग सभी के सभी बीमारों की स्थिति में है, लगभग सभी के सभी बीमारों की स्थिति में है। और वहाँ पर अब मकई की खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा गेहूँ उगा ले रहे हैं, थोड़ी सब्जी उगा ले रहे हैं, उसी से अपना एक जगह शहर में मिल गई, तो उन लोगों को आपके यहाँ से मदद मिल सकती है क्या? उसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी अगर इस तरह के लोग को फिर ग्रो करना चाहे, आपको ग्रो कराना चाहिए क्योंकि पैसा आपका डूब गया, राइट सर, है ना? तो क्या हो सकता है? क्या है कि अगर अलग स्ट्रीम में कोई जाना चाहें, जैसे कि राकेश जी ने बताया था कि नया स्कीम आया हुआ है PMFME जी। ये क्या है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड यूनिट्स। इससे क्या है कि पहले अनऑर्गेनाइज था, उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया। जैसे सर आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रोड पे देखते हैं कि आम बिछा हुआ है और उससे अचार बनाना है, तो जो भी चाहे तो ग्रुप में कर रहे हो चाहे इंडिविजुअली कोई कर रहे हो, तो इसके लिए बैंक तो मदद कर ही रही है फाइनेंशियल, साथ साथ सरकार क्या कर रही है, उसको 35% तक सब्सिडी दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है, ये उसको मालूम है कि नहीं? ये तो हमारे माध्यम से लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा और विस्तार से इसको क्लियर करिए ताकि हमारे दर्शक जान सके और आपके यहाँ अप्रोच कर सकें। तो मैं PMFME स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जी, कि ये एक ऐसा स्कीम है जो सरकार के द्वारा लाई गई है। इसमें कुछ उदाहरण के स्वरूप में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि घर बैठ के कोई पापड़ बना रहा है, चाहे अचार बना रहा है, चाहे पनीर बना रहा है, खोआ बना रहा है, चाहे वो बरी बना रहा है, इस तरह का जो घर में बैठे बैठे कर रहे हैं और उसको मार्केटिंग बाजार में जाके करना है, उसके लिए बैंक उनको फाइनेंशियली मदद करते हैं। इसका अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें आपको 35% तक आपको सब्सिडी मिल सकता है। एक्चुअली इसको अगर कैप लगाया गया है, मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट आपको, कैपिटल सब्सिडी अमाउंट आपको 10 लाख तक मिलेगा, लेकिन 35% अगर आपको कोई और दूसरा अमाउंट है जिसमें 35% तक आपका एलिजिबिलिटी बन रहा है, तो सरकार 35% तक उसमें सब्सिडी देता है। तो इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? एक तो एग्रो प्रोड्यूस हो गया, एग्रो प्रोड्यूस के अलावा अपने यहाँ जो झारखंड जिस मामले में बहुत हद तक स्वावलंबी हुआ है या सरप्लस कर रहा है, उसमें आपका एक बकरी है, गोटरी है, ये सॉरी क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, मुर्गा मुर्गी है, पोल्ट्री है, और मिल्क के मामले में बहुत ज्यादा हुआ है। दूसरे जिन मामलों में हुआ है और वो नोटिस में नहीं है, उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो महुआ वगैरह जो है, जिसका कि बहुत सारा उपयोग हो सकता है, जो आम के बारे में हमने कहा, या इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें कि हो सकता है। तो इस तरह के लोगों को जो आप बता रहे हैं, KVIC में जब मैं था 98 वगैरह में, उस समय हमने एक योजना बनाई थी कि 5 साल में 1 लाख लोगों को वाया KVIC एम्प्लॉय किया जाएगा। इस तरह के मामलों में छोटे छोटे, उसमें था कि 50,000 से 1 लाख रुपए दे करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए। खैर मैं छोड़ कर चला आया, तो उसके बाद में वो मामला अटक गया।
हम ये कह रहे हैं लोगों को जानना, कि लोग जाने, जो आप बता रहे हैं ये लोग जाने। तो आपके जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो इसमें कितना जानते हैं और कितनी भूमिका निभाते हैं लोगों को यह बताने में कि जो तुम फेंक दे रहे हो टमाटर, इसको फेंको नहीं, अगले साल से तो नहीं ही फेंको, तुम उगाओ टमाटर। एक तो अपने यहाँ बैलेंस नहीं है, एक बार उगाएंगे सब टमाटर ही टमाटर उगाएंगे, तो उनको जो माल पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलता, इसलिए टमाटर की भरमार हो जाती है, डिमांड और सप्लाई का जो अपना थ्योरी है। तो ये वो कॉरेस्पॉन्डेंट जो है आपके, या जो भी एजेंसी आपके वहाँ काम करती है, वो लोग बताते हैं। इसलिए कि मैं जानता हूँ लगभग सभी बैंक्स में स्टाफ की कमी है। जिस बड़े पैमाने पर बैंक में काम बढ़ा है उस अनुपात में स्टाफ नहीं है, तब कैसे आप लोग कर पाते हैं? हम लोग सहायता लेते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का। हम लोग सहायता लेते हैं जो FLC मेंबर्स हैं, जो फाइनेंशियली लिटरेसी कैंपेन चलाते हैं, उनका मदद लेते हैं। फिर हम लोग बैंक के स्तर पे भी आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। मतलब हम लोग बाहर जाके ये जानकारी भी देते हैं और बताते हैं कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और आपके काम के लायक क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये 3 माध्यम रहता है सर, जो जानकारी देते हैं हम लोग। सुबोध जी, आप चूंकि SLBC के चेयरमैन भी हैं, तो आपका मुख्य रूप से यही देखना है कि जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित सेक्टर्स हैं उनको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसमें जो CD रेशियो है, CD रेशियो क्या है? कार की बिक्री, हवाई जहाज की बिक्री और इस सब की बिक्री तो जो होती है तो होगी ही, उसमें आप बहुत आगे हैं या बैंक्स आगे हैं, इसकी रिटर्न बहुत आसान होता है। उनको बढ़ावा देने के लिए पिछले अगर 2-3 सालों 4 सालों में देखा जाए तो क्या प्रोग्रेस है उसमें? पिछले 2-3 साल से अच्छी प्रगति हुई है जी। अभी हम लोगों का CD रेशियो जो पिछले क्वार्टर की थी उसमें लगभग 44.5% की रही है, जिसमें सभी सेक्टर का योगदान रहा है। इसमें कुछ CD रेशियो का मतलब होता है कि डिपॉजिट वर्ष के अगेंस्ट में कितना आपने एडवांस दिया हुआ है, बट क्या है कि यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी हैं जिसके वजह से डिपॉजिट का फिगर थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। इनफैक्ट अगर वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट को हटा दिया है तो हमारा CD रेशियो 50% से ऊपर में चला जाता है। बट जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई है, खास करके KCC में। अब KCC जैसा कि आप बता रहे थे, गोटरी पालन, पोल्ट्री, फिशरी, इसके लिए भी KCC का एप्लीकेशन अब जनरेट हो रहा है। SAG के माध्यम से हम लोग काफ़ी ऋण दे रहे हैं। कई नंबर ऑफ स्कीम्स है गवर्नमेंट के, सिर्फ PM FME के साथ साथ आपको PM स्वनिधि है, मुद्रा लोन्स है, PMEGP है, एग्री इंफ्रा में है। मतलब नंबर जो भी आप सेगमेंट करेंगे उसके लिए तो स्कीम भी है, साथ साथ बैंकों के अपने भी स्कीम है। फॉर एग्जांपल हर एक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया के कम से कम MSME में 30 से ज़्यादा स्कीम्स है, हर एक वर्ग के लिए। कुछ तो बताइए ना, कुछ तो बताइए स्कीम्स के बारे में। हमारे बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही मौजूद हैं, बताइए। हमारा बैंक ऑफ इंडिया लगभग सारे वर्ग को कवर कर लेता है MSME में। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। पहले तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा उपक्रम है जिसका फाइनेंशियली डिसिप्लिन उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि वो जब हम लोग एक नॉर्मल कैश क्रेडिट या वर्किंग कैपिटल किसी यूनिट को देते हैं, बिजनेस यूनिट को, तो हम लोग क्या डिमांड करते हैं उससे कि वो रेगुलर अपना स्टॉक स्टेटमेंट दे, अपना फाइनेंशियल्स रेगुलरली वो सबमिट करते रहे बैंक में। पर कोई ऐसे कोई नहीं, मैक्सिमम ऐसे हमारे बिजनेस एंटाइटीज हैं झारखंड में जिनको इतना अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। तो उनके लिए एक प्रोडक्ट है हमारा स्टार एसेट बैक लोन स्कीम। उसमें क्या होता है कि उनको जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं, ये प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके बिजनेस लोन ले सकते हैं। ये MSME को कवर करता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 60% तक उसका जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 60% तक उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। और ये हम लोग 10 लाख से लेके 15 लाख तक जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिसको रिक्वायरमेंट है लोन की, उसमें एसेट बैक लोन स्कीम में दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ के लोग चाहते हैं कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लें, उसके लिए भी हमारा एक प्रोडक्ट है स्टार वेलकम ऑफर। इसमें क्या होता है कि किसी का भी सिविल MSME रैंक अगर 1 से 4 तक आता है तो उसमें हम लोग सिर्फ 0.10 से 1% एबव RBLR तक लोन दे सकते हैं। और ये 50 लाख से 50 करोड़ तक का लोन जिसको आवश्यकता है वो लोग ले सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास है सर स्टार इंटरेस्ट पे हम लोग लोन देते हैं। उसी तरह से डॉक्टर्स हैं,
डॉक्टर्स को इक्विपमेंट परचेज करना है, चाहे एम्बुलेंस करना है, चाहे अपने नर्सिंग होम ही कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए भी हमारा एक स्कीम है, वो है डॉक्टर, हमारा स्टार डॉक्टर प्लस स्कीम। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि व्हीकल फाइनेंस करने के लिए 1 करोड़ तक लोन दे सकते हैं, चाहे वो अपना वर्किंग कैपिटल भी लेना चाह रहे हैं तो 1 करोड़ तक दे सकते हैं। पर अगर वो नर्सिंग होम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो जितना उनका रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग दे सकते हैं। इसमें स्पेशल फीचर ये रहता है कि इसको CGT MSME भी कवर कर सकते हैं। कोलेट्रल फ्री रहता है 2 करोड़ तक, और 2 करोड़ के ऊपर वो नॉर्मल कुछ कोलेट्रल एक्सेप्ट करके हम लोग उसको भी फाइनेंस कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जैसे और भी स्कीम्स हैं हमारे, जैसे हम लोग ये स्टार एजुकेशन प्लस है, किसी को स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, उसको भी 5 करोड़ तक हम लोग इस स्कीम के तहत फाइनेंस कर सकते हैं। किसी के पास स्कूल है और उसको स्कूल बस चाहिए तो उसके लिए भी हमारा एक स्कीम है, स्टार ऑटो एक्सपोर्ट स्कीम है हमारा, जिसको हम लोग MSME में कवर करते हैं और उसको भी फाइनेंस कर सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे लोग जो ई-रिक्शा ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी हम लोग अपना एक प्रोडक्ट लाए हुए हैं, उसमें स्टार ई-रिक्शा स्कीम कहलाता है, जो कि 5 लाख तक लोन दे सकते हैं। न केवल वो ऑटो रिक्शा ही परचेज कर सकते हैं, पर एक टाइम के लिए वो अपना बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसके लिए परचेज करने के लिए भी वो फाइनेंस लिया जा सकता है वहाँ से। और इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज जितनी भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स चला रही हैं, जैसे कि मुद्रा है 10 लाख तक लोन दे सकते हैं, रिटेलर्स को दे सकते हैं, चाहे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या फूड प्रोसेसिंग कर रही हैं उनको दे सकते हैं। फिर हमारे पास स्टैंड अप इंडिया लोन है 10 लाख से 1 करोड़ तक, चाहे तो महिला है तो उनको लोन दे सकते हैं, या नहीं तो फिर कोई SC ST कम्युनिटी के हैं उनको भी लोन दिया जा सकता है। उसी तरह से और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं हमारे। राकेश जी, आप कुछ बताइए, आपका जो स्पेशल स्कीम अगर चलता है बैंक ऑफ इंडिया से इस तरह की के लिए। सर, जितना स्कीम सर ने बताया वो लगभग हमारे बैंक में भी स्कीम करीब करीब सभी स्कीम हैं, जिसपे कोई पर्टिकुलर स्कीम अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें एक मुद्रा लोन है जो 10 लाख तक के जितने भी लोन है वो कवर होते हैं। तो ज़्यादातर जो अभी मैं देखता हूँ कि लोन हमारे पास आते हैं वो इसमें कवर होते हैं। तो मुद्रा लोन में किस चीज़ के लिए लोग आते हैं, आमतौर पर किस चीज़ के लिए लोग आपके यहाँ अप्रोच करते हैं? मुद्रा लोन में अभी जो ज़्यादा लोन है सर, वो आइदर ई-रिक्शा वगैरह के लिए ज़्यादा लोन आता है, और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग यूनिट्स जो होते हैं जिनको 5 लाख पहले से चल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, वो भी इस लोन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करते हैं बैंक में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम चला रही है कौशल विकास का, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट से जो लड़के लड़कियां निकलते हैं उनके बारे में जो उनकी शर्तें हैं कि इनको कहीं ना कहीं आप दिखाइए कि इनको जॉब मिला। बहुत सारे लोग जो स्किल्ड होकर निकलते हैं बहुत अच्छे संस्थानों से, वो चाहते हैं कि अपना स्वरोजगार शुरू करें। इस तरह का कोई अप्रोचेज है क्या आपके पास? लोग आते हैं कि आपके पास कि देखिए हम यहाँ से पढ़ करके आए हैं, सर्टिफिकेट लेके, हम स्किल्ड हैं और हमको इस तरह का लोन चाहिए। इस तरह के कुछ लोन तो हमारे पास ज़रूर आते हैं, और उसको हम लोग जो सरकार की स्कीम है उसके अनुरूप उन्हें लोन प्रदान करते हैं। जैसे आप देखिए कि ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग में होता है कि ब्यूटी पार्लर के राजमिस्त्री को, तो राजमिस्त्री को क्या चाहिए? राजमिस्त्री को थोड़े से इक्विपमेंट चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। ब्लैक स्मिथ है, उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा ये चाहिए, या थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ की अगर भांति वगैरह लगाना चाहता है, वेल्डिंग वगैरह करना चाहता है, उतना स्पेस चाहिए। इस तरह के अप्रोचेज हैं क्या? यानी कि सचमुच में सरकार जिन लोगों के लिए स्कीम लेकर के आ रही है वो स्कीम का लाभ उन लोगों को मिल सके। जो पैसे वाले हैं उनको तो मिल ही जाएगा, उनको तो ढेर सारे रास्ते हैं, बैंक है, इसके अलावा नॉन बैंकिंग सेक्टर भी है जहाँ से वो अपना ले लेंगे। आपके यहाँ क्या है? चलिए सुबोध जी आप ही बताइए। हाँ, एक अभी मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा लोगों से कि सरकार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई है जो 15 फरवरी से लेकर 15 अगस्त तक चल रहा है। इसमें इस 15 फरवरी से 15 अगस्त हाँ, इस साल के 15 फरवरी से 15 अगस्त तक चल रही है, जिसमें जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 112 पूरे देश में, झारखंड में 19 है आउट ऑफ 24, 19 जिलों में ये प्रमुखता से करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं करना है। जिसका थीम है वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण।
इसमें सारे जो आप बता रहे हैं, सारे पंचायत स्तर पे सारे लोगों को 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ना है और एफआई से लिंकेज भी देना है। मतलब जो सुरक्षा बीमा योजनाओं से भी लिंकेज करना है, डिजिटल लिंकेज कराना है और किसी न किसी एक ऋण से उनको जोड़ना है। तो हम लोगों का ड्राइव गांव के लेवल पे चल रहा है, एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, वहाँ पर जो डाटाबेस बन रहा है उसमें भाग ले, जो भी मुखिया हैं या VLWA या ब्लॉक स्तर पर जो डाटाबेस का संकलन हो रहा है उसमें अपने बताएं उनके पास क्या क्या चीज़ें कमी है, ताकि बैंक जो है कि उसी समय तत्काल उनका एप्लीकेशन जनरेट करके उनको उचित माध्यम उनको लोन देगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि एक बार्बर है, ब्यूटी पार्लर है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि RCT एक हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हर एक 24 जिलों में एक एक हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बैंकों के द्वारा जो चलाए जाते हैं, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ों को ट्रेन करते हैं। जैसे कोई चाहता है कि हम प्लम्बिंग का काम करें, उसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक का काम करें, मोबाइल रिपेयरिंग है, ब्यूटी पार्लर है, बकरी पालन है, MSME का भी 50 काम जितने भी हो सकते हैं वो उसके लिए हम लोग ट्रेन करते हैं, जिसके लिए फ्री रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दिया जाता है, खाना पीना रहना सब फ्री, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और वहीं पे उनका एप्लीकेशन जनरेट कर दिया जाता है। जहाँ पे उनका खाता रहता है वहाँ पे नज़दीक के शाखा में उनका एप्लीकेशन को RCT के द्वारा भेज दिया जाता है, जिसका फॉलोअप हम लोग भी SLBC के माध्यम से भी लेते हैं कि कितना डिसबर्समेंट हुआ। इवन टारगेट भी दिए गए हैं SLBC को, RCTs को, कि उनका जितने भी ट्रेड हो कम से कम 70% तो उनका क्रेडिट लिंकेज हो जाए। तो उनकी ज़रूरतें बहुत छोटी रहती है, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि उनको ऋण मिले और वो रोजगार से जुड़े। आप तीनों के लिए एक सवाल, हर कोई अपने अपने ढंग से बता सकता है, कुछ इलाके बांटना कि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस क्या होता है, कुछ नया हो सकता है, जैसे कि केले की खेती कहीं हो रही है, तो केला तो निकल गया, केला का थंब बचा, इसका कोई उपयोग हो सकता है क्या? KVIC ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि उससे बहुत अच्छे आर्ट पेपर बनते हैं, तो उससे आर्ट पेपर बनाने में मुफ्त का मिल जाएगा, उसको कच्चा माल तो मुफ्त का हो जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें बैंक्स जाने और बैंक्स के लोग कहें कि भाई ये काम करते इस सेक्टर में कोई नहीं है, आप करेंगे तो उसकी मार्केटिंग ऐसे हो सकती है और यहाँ बिक सकता है। इस तरह का आप में से कहीं से कोई अप्रोच आया है या आप लोग कुछ करते हैं क्या? सुबोध जी, आपसे शुरू करते हैं। हाँ, इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा था कि टमाटर कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है, कहीं पर ये क्या नाम है आपको अमरूद बहुत ज़्यादा मिलता है, कहीं पर आम बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग अप्रोच करें या आप उनको कहें कि देखो कच्चा माल तुमको फ्री में मिल गया, आम फ्री में मिल गया, खाली बटोर के लिए लाना है तुमको, और आम से अमोट बना लोगे, उसको रख दो, प्रिजर्व कर दोगे तो अमोट की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, स्क्वैश बना लोगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस तरह के कुछ अप्रोच या आप लोग अप्रोच करते हैं? हाँ, नहीं, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा भी काफ़ी योजनाएं चला जा रही है, बी कीपिंग। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कहीं पे टमाटर ज़्यादा होता है, कहीं बनाना है, कहीं बैम्बू ट्री का प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, किए जा रहे हैं, जिसमें बिरसा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा भी कि हम लोग साइंटिस्ट की भी मदद लेते हैं। नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और SLBC, ये हम लोग मिल करके इस पर योजना चलाते रहते हैं। गाँव में आइडेंटिफाई होता है और उनको सुटेबल ट्रेनिंग नाबार्ड भी खुद देती है, अपने से ट्रेनिंग देती है, या राज्य सरकार के द्वारा भी ट्रेनिंग दिया जाता है, और वैसे लोगों को बैंक के द्वारा क्रेडिट लिंकेज किया जाता है। इस साल हम लोगों ने काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाए हैं,
जिसके लिए जो ऐसा बोले वेस्ट टू वेल्थ, उसको कैसे वेस्टेज को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे जैसे अभी तो प्रधानमंत्री को देख रहे थे कि प्लास्टिक का पहने हुए थे, बंडी पहने हुए थे। अभी जैसे गोबर गैस प्लांट गांव में भी हम लोग कर सकते हैं, छोटा सा एक हमने उसको वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, बड़ी डिमांड है उसका, डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब कई हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, साथ साथ उनका प्रोडक्शन भी हो, शायद वेस्ट से भी कुछ इनकम हो जाए। तो इस योजना पे काम चल रही है और इसके लिए हम लोग जैसा कि बताया FPO के माध्यम से हम लोग इसको बिग वे में काम करने जा रहे हैं। हालांकि अभी उतना जो बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह काम की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्शन जैसा बोले ना बीकी के होती है, चाहे पल्प बनाने का काम चल रहा है, कलेक्शन हो रहे हैं और ऐसा लोग करते हैं छोटे छोटे काम, बट उसको बड़ा रूप देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग एक बड़े यूनिट का भी, जैसे अभी इस बार बी के लिए, हनी के लिए, आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ जो भट्ठा बैठा हुआ है लोगों का, उन लोगों से नहीं मदद करती भाई देखो इसमें जाओगे तुम्हारा पैसा भी लौट जाएगा और तुम फिर से ग्रो कर जाओगे। हाँ, तो इसी के लिए जैसे बताया ना कि PMFME है या ऐसे कई हमारे यहाँ कंसल्टेंट भी सरकार ने, भारत सरकार ने रखे हैं, जो उनको जाते हैंड होल्डिंग करते हैं, गाइड भी करते हैं। 2 साल तक उनको गाइड करने का उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ, फिर उनका बैंकिंग से लिंकेज कराया जाता है। तो बैंक का एक पार्ट मुख्य होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, साथ ही उनको मॉनिटर करना, थोड़ा बहुत गाइड करना, लेकिन उसको रेगुलर जो मॉनिटरिंग की जरूरत होती है या सहयोग की जरूरत होती है वो सरकार के द्वारा। कन्वर्जन हम चाह रहे हैं कि कन्वर्जन हो, बैंक के साथ सरकार के जो लोग हैं उनका कन्वर्जन रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा चीजों को। आप भी चाहते हैं वो भी आया है इसी के लिए हो, तो दोनों मिलकर करेंगे थोड़ा आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, इस पर काम चल रहा है और कई लोग आगे बढ़ के काम कर भी रहे हैं इसमें, लेकिन हाँ और गति देने की जरूरत है और यहाँ बहुत स्कोप है, यहाँ बहुत स्कोप है। जैसे बम्बू का ही प्लांटेशन के लिए बहुत फंडिंग के भी हम लोगों ने, कि सरकार भी सब्सिडी भी देने जा रही है और हम लोग भी बैंक का क्रेडिट लेंगे, लेकिन वो प्रोटेक्शन होगा तो उसका यूज क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो उसका उचित मूल्य मिल पाएगा। तो उसके लिए भी मशीनरीज लगाया जा रहा है, चाहे इसमें जैसे GSLPS है, वो बहुत सारे सामान SHG महिलाओं के द्वारा जो कलेक्ट कराता है, तो अपने यहाँ बहुत सारा ब्रांडिंग करता है ना, बिल्कुल ब्रांडिंग करता है, पैकेजिंग करता है। जो लिज्जत पापड़ है, लिज्जत पापड़ शुरू हुआ था कुछ 50-100 रुपए से और आज करोड़ों में टर्नओवर है और बेस्ट पापड़ है आज के दिन में, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका आज तक, क्वालिटी में कभी उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको पकड़ना, क्योंकि अपने यहाँ बहुत स्किल्ड लोग हैं, जानते नहीं हैं हम कि बहुत बढ़िया अचार बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बड़ी बना सकते हैं, जो आप कह रहे थे, इस तरह के लोगों को पकड़ना और बैंक के साथ लिंक कराना। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आपके पास स्टाफ नहीं है, दोनों मिला के करें, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इस काम में लगे हुए हैं, बैंक के साथ मिल करके, तो हमको लगता है थोड़ी आसानी हो, या और जो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं उनको जोड़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी रविशंकर जी। सर जैसे आपने कहा सर कि केला है और केला का जो वो थम है उसका यूज हम लोग कुछ आर्ट के पेपर में किया जा सकता है। तो ऐसा ही सरकार की ये योजना है सर कि हर डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का। तो वो तो वेस्ट है ना, या तो हाथी खाए, हाथी नहीं खाएगा तो बेकार है, सड़ा करके उसको खाद भी बनाया जा सकता है और जो कागज बनाया जा सकता है। जी, तो इसी लाइन में ये मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो चलता है वो इन सब की जानकारी देता है कि आप कैसे अपने संसाधन को यूटिलाइज करके उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे बैंक से ले सकते हैं। तो वेस्ट से बेस्ट बनाने की बात जो सुबोध जी ने कही, हम उसी तरफ आगे ले जाना चाह रहे हैं कि यहाँ भी गुंजाइश बहुत सारी है। बिल्कुल है सर, कि उसको आगे बढ़ा सकते। जी राकेश जी, आप कुछ बताइए अपने बैंक के बारे में, अपने काम के बारे में, जो ऑपरेशन करते हैं आप ही बताइए अपने हिसाब से। इसमें मैं कहना चाहूँगा सर कि अभी जो कम्युनिटी अप्रोच कर रहे हैं लैंडिंग में हम लोग, जिस तरह से ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है जी, SHG ग्रुप्स बन रहे हैं महिलाओं के, JLG ग्रुप्स बनते हैं स्मॉलर ग्रुप्स, और FPOs एक बड़ा रूप लेती हैं। तो उनके थ्रू जब हम लोग ये मैकेनाइजेशन करते हैं तो ये जो वेस्ट टू वेल्थ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में पॉसिबल है। तो मेरा जो मानना है वो कि कम्युनिटी लैंडिंग प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम बैंक के तरफ से भी अभी इनकरेजमेंट मिल रहा है, और वो लोग काफ़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो लैंडिंग कैपेसिटी है, वो भी अच्छी बढ़ रही है और रिपेमेंट उनका काफ़ी अच्छा होता है। आपके यहाँ अधिकतम
किस तरह के लोन के लिए लोग आते हैं और उसमें जो लोन के लिए लोग आते हैं उसका रीपेमेंट का क्या पोजीशन है, किस तरह के लोग आते हैं, आप जो ऑपरेशन करते हैं उसमें आप अपना अनुभव बताइए। एसएमई में देखें तो ज़्यादातर जो लोन आते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स में ही आते हैं, चाहे वो मुद्रा हो, पीएमईजीपी हो, इस तरह के लोन ज़्यादा आते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो छोटे छोटे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए लोन्स ज़्यादा आते हैं। और अभी रिपेमेंट का अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो माइक्रो इंटरप्राइजेस हो या फिर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो, सभी में रिपेमेंट बहुत ही अच्छा है। रविशंकर जी, थोड़ा सा सर्विस सेक्टर के बारे में बताइए। सर्विस सेक्टर में आप लोग किस तरह के मामलों में लोन देते हैं? सर्विस सेक्टर में जैसे कि सर मान लीजिए कि कोई एक छोटे स्तर पे बात करें, किसी को रेलवे का टिकट बुकिंग करना है, उसको एक लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लोग मुद्रा लोन में ही कवर कर लेते हैं सर। इसी तरह से अलग अलग है हमारा, वो देख लेते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के आधार पे सर हम लोग फाइनेंस करते हैं फिर उसको। नहीं, कुछ और बताइए, कुछ और चीजें जो आपके लिए आपसे अप्रोच करते हैं कि भाई हमको है, जैसे हम बिल्डर हैं, हमको ग्रिल बनाना है, ग्रिल गेट बनाना है। अगर वो ग्रिल बना रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा सर। ठीक है, ठीक है, बनाना चाहते हैं, बना नहीं रहा है, वो आपको अप्रोच कर रहा है ब्लैक स्मिथ है कि हम बनाना चाहते हैं, ब्लैक स्मिथ नहीं है, बोला कि हम अपनी दुकान खोलना चाहते हैं ग्रिल की, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए उसके पास? अगर तो उस तरह के लोग चाहे ट्रेडिंग करेंगे सर, हाँ, ट्रेडिंग करने उसको भी हम लोग एमएसएमई में कवर करते हैं सर। ट्रेडिंग का उसका देख लेते हैं। उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? जो आपके पास एप्लीकेंट जाएगा वो एप्लीकेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? पहले तो हम लोग पता करते हैं कि आधार सिर्फ आधार से हो जाएगा या आप उसकी इंक्वायरी करेंगे, कहाँ पर करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? हाँ सर, उसकी जैसे हाउसिंग में आप करते हैं ना भाई, हाउसिंग में जो लोन देते हैं कि प्लिंथ के लेवल तक पहुंचेगा तब तक इतना देंगे, उसके ऊपर जाएगा तो इतना देंगे, उसके ऊपर जाएगा तो इतना। क्या है आपके? ये दो तरह के होते हैं सर, चाहे तो वो नया यूनिट स्टार्ट कर रहा है, चाहे तो एग्जिस्टिंग है सर। अगर एग्जिस्टिंग है तो हम लोग उसके देखते हैं कि कितना स्टॉक्स है उसके पास अवेलेबल है, कितना वो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसका, जो रिक्वायरमेंट वो के लिए अप्रोच कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। मतलब हम लोग उसके पास्ट एक्सपीरियंस से देखते हैं कि वो कंटिन्यूअसली पर ईयर इतना ग्रोथ कर रहा है, 5%, 10%, 25%, और उसी के आधार पे वो एडिशनल फाइनेंस मांग रहा है, तो वो ट्रेंड देखते हुए हम लोग उसको फाइनेंस कर सकते हैं सर। उसके लिए जो ड्यू डिलिजेंस के हमारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफिल करते हैं, उसके केवाईसी होते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट होते हैं, और फिर जो भी वो मॉर्गेज अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखते हैं। फिर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस कुछ हैं, मतलब जैसे कि कुछ लाइसेंस की जरूरत है उसे, तो वो देखते हैं सर। सुबोध जी, एक चीज बताइए, एमएसएमई जो है इसमें गुंजाइश है बिग तक पहुंचने की, जो आपने शुरू में कई एग्जाम्पल दिए कि अगर वो रीपेमेंट करता चला जाता है, उसको थोड़ा डिटेल बताइए, कैसे वो सचमुच में कमिटेड ढंग से ईमानदारी से अगर काम करता है तो कैसे वो बिग तक पहुंच सकता है? हाँ, पहले तो जैसे कि हम छोटे वाले में बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि अगर ठेला वाले को हम देते हैं तो ठेला वाला रिटर्न कर देता है तो तुरंत हम उसको वो सेकंड थोड़ा जैसे कोई भी एमएसएमई से रिलेटेड काम में आता है या कोई प्रोजेक्ट में, तो पहले तो उसका केवाईसी वेरिफिकेशन होता है, जो कि आधार वगैरह जो भी फाइनेंस है, कोई आइडेंटिटी, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी। बिल्कुल। नहीं ना, बिजनेस पे जाते हो, क्या टाइप का करना चाहता है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, एरिया, वायबिलिटी क्या, हम लोग भी देखते हैं, उसकी कैपेबिलिटी, जगह क्या है। जैसा कि इन्होंने बताया कि न्यू है तो न्यू तरीके से देखते हैं, अगर एग्जिस्टिंग है तो उसमें क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है। तो हम जब लोन देते हैं जाहिर स्टेज में देते हैं, पहला ये काम कर लिया, जैसे पहले मशीनरीज का ले देंगे, फिर वो स्टेब्लिश हो गया तो फिर हम वर्किंग कैपिटल के लिए दिए, उसका टर्नओवर होगा, उसके सप्लायर को डायरेक्ट हम लोग पैसा देते हैं ताकि उसके पास रॉ मटेरियल पहुंचे, बनाया, और सेलर को दे, सेलर अकाउंट के थ्रू रोटेट करे। तो ये सब जैसे जैसे उसके काम बढ़ते जाता है तो हम उसको लोन इन्हेंस करते जाते हैं। हमारे ऐसे कई एग्जाम्पल है जो पीएमएजीपी से शुरू किए, पहले तो 1 लाख रुपए ही मिला करते थे, और आज जो है कि वो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक का लोन लेकर के काम कर रहे हैं। इससे कई हमारे यहाँ सक्सेस स्टोरी है। तो हम लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप खाते को सही रखें। अगर कोई दिक्कत बीच में स्ट्रेस है तो बैंकों के पास, सभी बैंकों के पास ऐसी योजनाएं हैं कि स्ट्रेस्ड हालत में क्या मदद करनी है। क्योंकि सरकार की तरफ से अगर जनरल स्टेट लेवल या कोई कंट्री लेवल पे कोई रिसेशन है
तो सरकार भी एक योजना लाती है, यानी तो बैंक के पास ऑलरेडी स्कीम्स हैं और बैंक मदद करती है उसको एडिशनल फंडिंग करके, रीस्ट्रक्चरिंग करके, रीफेजमेंट करके आपको हेल्प करती है। तो हम अपील कर रहे हैं जो भी स्ट्रेस में हो बैंकों के साथ जाए, टाइमली जाए और उससे अपना लाभ लेकर के आगे जाए। वो कहीं तक बहुत दूर तक जा सकते हैं, इसकी कोई स्काई इज द लिमिट फॉर देम। मेरी जानकारी में जो बैंक्स के मित्र हैं वो बताते हैं कि अगर वो किस्त नहीं चुका पा रहा है और इन्फॉर्म करता है कि देखिए अभी हम नहीं चुका पा रहे हैं, हमको 2-4 महीने का मौका दीजिए, लेकिन सूचना देनी जरूरी है। हाँ, बताने की जरूरत है उसको कैसे रिफेजमेंट किया जा सकता है, रीशेड्यूलमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट होगा, कुछ एडिशनल की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बीच में भी आए थे स्ट्रेस्ड लोन देने के लिए, हम लोग आए थे में प्लस वगैरह बहुत सारे चीज आए थे जिसमें हम लोगों ने दिए भी थे, एडिशनल पैसे दिए, जिसके कारण वो सस्टेनेबिलिटी बना। इसमें हम एक और बताना चाहेंगे कि कोलेटरल के लिए भी बहुत सारा, पर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सारा इश्यूज रहता है। तो 10 लाख तक तो किसी भी स्कीम में कोई सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हर एक स्कीम में लगभग 2 करोड़ तक का CGTMSE कवरेज अवेलेबल है, इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है। उसमें एक जो है 1%, आधा % का जो गारंटी फी लगता है वो एक्स्ट्रा देने के बाद लोन भी सिक्योर्ड हो जाता है, जो बैंकों को 75% तक रिटर्न हो जाता है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए उसको सरकार बैंक भी प्रमोट करती है और आसानी से उसको 2 करोड़ तक का ऋण बिना कोलेटरल के मिल सकता है। अब बाकी जो बैंक के द्वारा जब कमाई होगी आगे तो उसके अपना असेट भी क्रिएट होंगे, मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, कुछ असेट क्रिएशन करेगा तो फिर उसको एज ए कोलेटरल रख सकता है और आगे वो ग्रो कर सकता है। हाँ रविशंकर जी, MSME में या एग्रीकल्चर लोन में, इस तरह के लोन में यह आम धारणा है कि सरकार माफ कर देती है तो चलो 2 साल, 4 साल, 5 साल सरकार माफ कर दी, उससे क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो सिर्फ कल्चर में है सर। फिर अगर एक व्यक्ति को लगता है कि वो उस व्यक्ति को समझिए, हमारे दर्शक को यह बताइए कि माफ करने के इंतजार में पड़ेंगे तो इस 50 लाख को जो 50 करोड़ आप बना सकते थे, वो 50 करोड़ बनने के बजाय 50 लाख आप पर ये पड़ जाएगा कि हमारा माफ हो जाएगा, उनको बताइए। जो ऐसा जिनको लगता है कि ऐसा सरकार योजना बनाएगी कि वो डेप्ट को वेव कर देगी उसका, उसमें ये दिक्कत आएगी कि उनको आगे बढ़ने की उसमें प्रवृत्ति नहीं रहेगी, फिर वो उसी उतना ही लिमिट तक वो रह जाएंगे हमेशा के लिए। और ये नुकसान होगा कि मतलब उनको आगे बढ़ने का फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर राकेश जी, एक चीज, एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं या एग्रो में जो लोग काम कर रहे हैं वो आमतौर पर सरप्लस को बेचते हैं। अब तो चीजें बिगड़ी है, बाजार का दबाव इतना पड़ा है कि वो अपने खाने की चीजें बेच देते हैं, तो सरप्लस को उनको अच्छी कीमत मिले उसके लिए गवर्नमेंट भी अब मान रही है, गवर्नमेंट असेंबली में और पार्लियामेंट में दोनों जगह कह रही है कि उनके लिए स्टोरेज की व्यवस्था होगी, जरूरत पड़ने पर उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होगी, ये सारी व्यवस्था होगी। आपके यहाँ जो इस तरह के मामलों में लोन लेते हैं, छोटे छोटे लोन लेते हैं, उनका रीपेमेंट और किस तरह से पैसा डूबने का खतरा कहाँ कहाँ रहा है और किस तरह के पैसे डूब जाते हैं, जो आप देखें उसको बताइए। सर, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे जो भी सरप्लस है वो स्टोरेज का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज हो, वेयर हाउस हो, साइलोज हो, उसके लिए भी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है। जैसे किसान के पास किसान है और उसके पास सरप्लस है, उसको रखना चाहता है वो, जैसे कि हमने खूंटी के कुछ गांव में देखा कि उन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज की जगह पर स्टोरेज की दूसरी व्यवस्था की, आम के पेड़ के नीचे टुकड़ी बना करके उसमें आलू और प्याज रख दिया और इस ढंग से उसको 6 महीना चला करके बेच रहे हैं। मटर को छील करके उसको प्लास्टिक में पैक करके थोड़ा सा कहीं से फ्रिज वगैरह की व्यवस्था करके उसमें डाल दिया तो बहुत लंबे समय तक अच्छी कीमत में बिक सका। ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अभी इस तरह के अगर वो लोन चाहे आपसे, या आप उसको बताएं कि इस तरह से तुम्हारी चीजें ज्यादा लंबे समय तक टिक सकती हैं और ज्यादा कीमत मिल सकती है। नहीं, एक तो है एग्रो सेक्टर में कि आप पहले जो उगाइएगा, जैसे मटर जब पहले आता है तो कीमत होती है 100-150 रुपये, अभी कीमत हो जाती है 20 रुपये 40 रुपये। तो पहले उगाए या ऑफ सीजन उगाए, अब खत्म हो रहा है, अब अगर ताजा मटर आप लेकर के आए आपको कीमत मिल सकती है, उगे कि नहीं उगेगा, तो वो रख सके, अगर सरप्लस हुआ तो रख सके ताकि वो ताजा दिखे। नहीं तो उसको स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, सर उसके स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए फिनांस अवेलेबल है बैंक में, और वो
उसको अवेल कर सकते नहीं, हैं। आप क्या अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं इस तरह के लोग, ये भी हम नहीं, जानना बिल्कुल चाहेंगे। अप्रोच कर रहे हैं सर। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लॉसेस को कुछ वैसे इक्विपमेंट्स भी अब आ रहे हैं जो कि कम दाम में अवेलेबल हैं। छोटे छोटे यूनिट्स हैं और मोबाइल कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं, सोलर कुछ बाइसिकल स्टोरेज यूनिट्स हैं। जिस तरह आपने बोला ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं, तो ये कम कॉस्ट में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो अवेलेबल है और वो उनको लोन के थ्रू फाइनेंस हो रहे हैं बैंक। अभी जो दुनिया बदली है, मोबाइल एक बड़ा बैंकिंग का वो बन गया है। एक बाइक खरीद लिया, अब मोबाइल से वो कहाँ पहुँचाना है, किन चीज़ों को पहुँचा देता है। जैसे कि उबेर और ओला वगैरह है ना, आदमी को ढूंढने के लिए उसी तरह का अपना उपाय किया है। इस तरह के मामलों में आप लोग लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि अगर सर्विस सेक्टर में हो जाता है ओला उबेर सर्विस सेक्टर में आती है सर, और इसको हम लोग फाइनेंस करते हैं इसको भी। और अगर हम कंक्लूड करना चाहें सुबोध जी, इसको कंक्लूड करें पूरे अब तक की बातचीत को, तो एमएसएमई में आप क्या होप कर रहे हैं कंट्री के ग्रोथ का और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होकर के आदमी के सेल्फ सफिशिएंट बनने का, ये थोड़ा बताएं। देखिए, खास करके इंडिया में एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है जी। एक तरह से बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है और इसकी असीम संभावनाएं हैं। और हम समझते हैं कि विश्व में कहीं भी सबसे ज़्यादा है तो भारत में ही सबसे ज़्यादा एमएसएमई का स्कोप है। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम लगाए हैं। सिर्फ सरकार की स्कीम से मजे, बैंकों में हर एक चीज़ का स्कीम है। आप सुई से बना लेकर के हवाई जहाज तक बनाने जाएंगे, सब चीज़ के लिए हम लोगों ने कुछ स्कीम का चर्चा की, चूँकि समय का अभाव है। लेकिन आप कोई भी काम के लिए जाएं, उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके लिए व्यवस्था अवेलेबल है। आप सोचे और उसके लिए बैंकिंग व्यवस्था है। और एमएसएमई नॉट ओनली मतलब ये एक ऐसी योजना है जिससे कि लोगों को रोज़गार भी देती है, चाहे इनकम का स्रोत है, जीडीपी में मदद करता है, देश के इकोनॉमी में मदद करता है, व्यक्ति के विकास से लेकर परिवार के विकास से लेकर समाज के विकास से लेकर राज्य से लेकर देश के विकास, इवन विश्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान करता है। और इसके लिए इसीलिए तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ये शुरुआत किया गया, जिसके तहत स्पेशल स्किल दिया जाएगा। पहले इसके लिए तो कौशल विभाग भी है, मंत्रालय भी किया गया, जैसे आरसीटी है, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे एनजीओ भी कर रहे हैं। और बैंकों तो आरसीटी के माध्यम से ट्रेनिंग, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। पर ये वाले कुछ खास तरह से स्पेशल स्किल उनको दिया जाएगा, जिससे कि वो काम करने के लायक होंगे। जैसे चाइना वगैरह में है, बहुत सारे लोग क्यों इतना प्रोडक्शन कर पाते हैं, उतना ही समय में वो ज़्यादा उनका प्रोडक्शन होता है। पेमेंट वो कम नहीं लेते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन हमारे से 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है। तो एक लेबर को उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो वही लेबरर, वही हमारा मजदूर जो भी है व्यक्ति, आज जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका दुगुना तिगुना चरगुना करेगा। तो उससे तो देश की इकोनॉमी में भी बचत होगी, प्लस उस व्यक्ति को भी रिटर्न सैलरी अच्छा मिलेगा। तो इसमें असीम संभावनाएं मैं देखता हूँ। और यही एक सेक्टर है जिसके माध्यम से इंडिया एक विश्व में विश्व शक्ति बन सकता है। उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच नौकरी, भीख निदान, ये बहुत लंबे समय से कहावत चली आ रही है और नौकरियां लगातार सिकुड़ रही हैं। आप इसको विस्तार नहीं दे सकते हैं, सरकारें भी नहीं दे सकती, कई सारे कारण हैं। लेकिन खुला आकाश है जहां की स्वावलंबन और स्वरोजगार की भरपूर गुंजाइश है। आप सारे लोग जो हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से टमाटर फेंक देते हैं लोग, किस तरह से गोभी फेंक देते हैं और इन सब चीज़ों का क्या हो सकता है, किस तरह आम बर्बाद हो जाता है, गाय ये जानवर भी नहीं खाते हैं। तो इस तरह की स्थितियों में जो हमारे यहाँ सरप्लस है, उस सरप्लस का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, वेस्ट को बेस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारे स्कीम के लिए बैंक्स आपको मदद कर रहे हैं। इसलिए आप बैंक से मिलिए, बैंक आपकी मदद करेंगे। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।